नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी अब तक में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने मीटिंग की, जिसमें उन्होंने कोरोना के खिलाफ मिलकर मुकाबला करने के लिए केंद्र सरकार की संस्थाओं के साथ ही राज्य की एजेंसियों और कोरोना वॉरियर्स को इसके लिए धन्यवाद दिया। लेकिन साथ ही उन्होंने देश को सतर्क करते हुए कहा है कि पिछले 2 हफ्ते में देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए सभी को अलर्ट रहने की जरूरत है। यही उन्होंने कहा। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के सिद्धांत पर चलकर हमने इस वैश्विक महामारी से मुकाबला किया है और इसी के साथ ही देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर भी बात की। पीएम मोदी ने कहा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार के पास जो रेवेन्यू आता है उसका 42% तो राज्यों के पास ही चला जाता है। ऐसे में मेरा आग्रह है कि राज्य सहयोग करें। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप अपने पड़ोसी राज्य के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दें और अपने राज्य में पेट्रोल पर से वैट को कम करें। तो वहीं पीएम मोदी ने गर्मी में बढ़ रही आग लगने की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इससे बचने के लिए उपाय किए जाएं। खासकर अस्पतालों में लगने वाले आग को लेकर सतर्क रहें। हॉस्पिटल में सुरक्षा मानकों का खास ख्याल रखें ताकि अस्पताल में लगने वाली आग को रोका जा सके। के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। कोरोना काल में जिस तरह केंद्र और राज्यों ने मिलकर काम किया, उसने कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों, राज्य सरकारों और अधिकारियों के साथ सभी कोरोना वॉरियर्स की प्रशंसा करता हूं। पिछले 2 हफ्तों से जिस तरह से कुछ राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं, उससे हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतों का एक विषय हम सबके सामने है। देशवासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी। पिछले नवंबर महीने में कम की थी। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करें। देश में गर्मी तेजी से बढ़ रही है और समय से पहले बहुत गर्मी बढ़ रही है और ऐसे समय में हम अलग अलग स्थानों पर आग की बढ़ती हुई घटनाएं भी देख रहे हैं। मेरे सभी राज्यों से आग्रह है कि अभी से हम विशेषकर हॉस्पिटलों का सेफ्टी ऑडिट करवाएं, सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता करें और प्राथमिकता के आधार पर करें। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के आरएसएस पर दिए बयान और बीजेपी पर गरीब मुस्लिमों से पत्थर फेंकवाने के आरोपों पर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने ग्वालियर में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर प्रदेश का माहौल खराब करने का आरोप लगाया। प्रद्युमन ने कहा कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी राजनीतिक फायदे के लिए उकसाने वाली बयानबाजी कर रहे हैं। ऊर्जा मंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि कमलनाथ जी सुंदरकांड कराते हैं तो दिग्विजय सिंह दंगे फसाद कराने के लिए बयानबाजी करते हैं। तो वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह को राज्यसभा से निष्कासित किया जाए। दिग्विजय सिंह झूठ बोलने की इंतहा कर चुके हैं। मेरे पास ऐसी शिकायतें आ रही, मैंने उसकी जांच नहीं की है कि कुछ गरीब मुसलमान लड़कों को पैसा देकर खुद ही पत्थर फेंकवाते हैं भाजपा के लोग। फैक्ट है क्या सर ये आपके पास? ये मेरे पास फैक्ट्स नहीं आए हैं, मैं उसको चेक कर रहा हूँ। मैं इसलिए आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो जानकारी आ रही बता रहा हूँ आपको, इसको मैं चेकअप करूंगा। कमलनाथ जी या दिग्विजय सिंह जी, ये सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए अपने हिसाब से वक्तव्य देते हैं और काम करते हैं। जब इनको याद आती है तो सुंदरकांड करने लग जाते हैं। कब इनको याद आ जाए तो उसको किस तरीके से राजनीतिक रूप से
क्या उनको बोलना है जिससे दंगे फसाद शुरू हो जाए। मेरा कहना है कि जो गंभीर मुद्दे होते हैं उनको उत्तेजना नहीं फैलाना चाहिए, समाधान करना चाहिए, सिर्फ राजनीति वोट के लिए नहीं करना चाहिए। दिग्विजय सिंह, तुम्हारा तो चरित्र अतीत का है। तुम तो हाफिज, आतंकवादी को हाफिज सईद साहब बोलते हो। तुम तो आतंकवादी को ओशामा जी लगाकर संबोधित करते हो। तुम्हारा प्रेम हिंदुस्तानियों से कम पाकिस्तानियों से ज्यादा है। तुम्हें तो पाकिस्तान में रहना चाहिए। और मैं तो भारत सरकार से मांग करूंगा, राज्यसभा के उपराष्ट्रपति महोदय से, कि दिग्विजय सिंह की इन गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए एक जांच कमेटी बनाई जाए और इन्हें राज्यसभा से निष्कासित किया जाए, या कांग्रेस इनको राज्यसभा के पद से हटाए। ये 10 साल के मध्य प्रदेश का सीएम इतना कमजोर है, इतनी झूठी बातें ट्वीट करेगा प्रदेश में आग लगाने के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी सदैव मजबूत तथ्यों के साथ अपनी बात रखते हैं। और जहां तक रही बात विधायक रामेश्वर शर्मा जी की, झूठ बोलने वाले नेताओं पर कार्रवाई होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में अगर झूठ बोलने के हिसाब से कार्रवाई होने लगी तो भाजपा में ना कोई विधायक बचेगा, ना कोई सांसद बचेगा। भारतीय जनता पार्टी में केवल और केवल झूठ। अल्पसंख्यकों को लेकर दिए बयान पर मंत्री उषा ठाकुर ने सफाई दी। मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि मेरा कोई भड़काने का विषय नहीं था, मेरा सिर्फ यही कहना था कि अतिक्रमण हमेशा सामाजिक कार्यों और तत्वों का अड्डा बन जाता है, इसलिए हर क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त रखना जरूरी होता है। कांग्रेस वर्ग विशेष को लेकर जो आरोप लगा रही है वो झूठे हैं। मैंने वर्ग विशेष को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा था कि फिल्म द कश्मीर फाइल्स को देखकर आंसू मत बहाओ, सजग रहकर नजर रखो कि कहीं आपके आसपास कोई फाइल्स तो तैयार नहीं हो रहे। उन्होंने इंदौर के सांवेर रोड औद्योगिक क्षेत्र में वर्ग विशेष की तरफ से किए जा रहे अतिक्रमण की पहचान कर कार्रवाई करने की बात कही थी। जहाँ भी अतिक्रमण हो, अतिक्रमण हमेशा असामाजिक गतिविधियों का और कई प्रकार के अनपेक्षित कार्यों का अड्डा बन जाता है। इसलिए अतिक्रमण मुक्त रखना हर क्षेत्र को, ये जिम्मेदारी है शासन प्रशासन की, और इसे चिंता के साथ सबको करना ही चाहिए। आपने वर्ग विशेष का जिक्र किया था। वर्ग विशेष का जिक्र मैंने नहीं किया, मैंने अतिक्रमण को हटाने की बात कही। तो क्या मानते हैं कांग्रेस जो आरोप लगा, अतिक्रमण किसी का भी हो, अतिक्रमण हटना चाहिए। कांग्रेस के सवाल को क्या मानते हैं? क्या माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है? देखिए, कांग्रेस क्योंकि वो खुद जीवन भर माहौल ही बिगाड़ती रही, कभी तुष्टीकरण के नाम पर, कभी गलत लोगों के साथ खड़े होकर। तो जिसने जीवन भर जो किया है उसको वो ही दिखाई देता है। ओबीसी आरक्षण मामले पर जबलपुर हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सरकार ओबीसी से संबंधित डाटा हाईकोर्ट में पेश नहीं कर सकी और अगली बहस के लिए समय की मांग की है। सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि अगली सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सरकार का पक्ष रखेंगे। अगली सुनवाई अब 22 जून को तय की गई है। न्यायालय ने कोर्ट में कहा था कि भाई आप इसमें जो भी आयोग आपका काम कर रहा है वो डाटा आप दाखिल कर दें, तो उसमें सरकार की तरफ से अभी कोई इसमें डाटा तो पेश नहीं किए गए हैं, क्योंकि जो पूर्व की सरकार द्वारा इसमें जवाब दाखिल किया गया था उसमें जनसंख्या के डाटा पेश किए गए हैं। और जो लेटेस्ट में जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें स्पष्ट रूप से मराठा आरक्षण में कहा गया है कि जनसंख्या आरक्षण बढ़ाने घटाने का आधार नहीं हो सकती है। इसमें आपको एम्पेरिकल डाटा कलेक्शन करना आवश्यक है, एम्पेरिकल डाटा, क्वांटिफिकेबल डाटा। तो मध्य प्रदेश सरकार ने भी विषयन आयोग गठित किया है और एम्पेरिकल डाटा कलेक्ट किए गए हैं और किए जा रहे हैं, अभी काम चालू है उसका। तो हो सकता है कि सरकार सुनवाई के पूर्व ये डाटा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दे। भोपाल में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ओबीसी आरक्षण मामले में फिर साफ कहा है कि उनकी सरकार 27% आरक्षण देने के पक्ष में है। इसके लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। तो वहीं नौकरियों में भर्ती किए जाने की कमलनाथ की मांग पर निशाना साधते हुए कहा कि जब सीएम थे कमलनाथ तो उस समय उन्होंने कोई भर्ती नहीं की, अब सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। तो वहीं पीके की ओर से कांग्रेस नहीं ज्वाइन करने पर भूपेंद्र सिंह ने कहा कि उनको समझ में आ गया है कि कांग्रेस वेंटिलेटर पर पहुंच गई है और कांग्रेस में नेतृत्व नहीं बचा है। और इसके बाद पीके ने समझदारी का निर्णय लिया
तो वहीं उन्होंने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के विवादित बयान पर भी जमकर निशाना साधा। इसलिए कांग्रेस धीरे धीरे पूरे देश में कमजोर हो रही है और पीके ने समझदारी भरा निर्णय लिया है। कमलनाथ जी ने 1.25 साल तो कुछ किया नहीं और अब ये सब बातें करके इसका कोई औचित्य नहीं है। ये सब आपने जब मुख्यमंत्री थे और वादा भी आपने अपने घोषणा पत्र में चुनाव के समय किया था, उसमें से आपने एक भी वादा नहीं निभाया और इसलिए अब नैतिक रूप से आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जनता ने अब कोई अधिकार आप पर छोड़ा नहीं है। सारे लोगों ने, सरकार ने पूरी मजबूती से सर्वोच्च न्यायालय में भी, उच्च न्यायालय में भी ये पक्ष रखा है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण। भोपाल में ओबीसी वर्ग के चयनित शिक्षक 38 दिन से धरने पर बैठे हैं। आमरण अनशन कर रहे एक टीचर की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। चयनित शिक्षक नियुक्ति देने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि ओबीसी आरक्षण के चलते नियुक्तियां अटकी हुई हैं। कब से आप लोग यहाँ पर 38 दिन का लंबा वक्त हो चुका है आप लोगों को? 21 मार्च से हम लोग मैम यहाँ कंटिन्यू बैठे हुए हैं, जो 3 अप्रैल से क्रमिक भूख हड़ताल में बदल गया था, जो अब आमरण अनशन पर चला गया है। 7 लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं हम लोग, और हम लोगों की एक ही मांग है कि मामा जी हम लोगों को ज्वाइनिंग दे दें। मामा जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, तो फिर ये ओबीसी का विकास कैसे होगा भाई? हम तो आरक्षण तो था ही नहीं, 18 की भर्ती है मैम, तो ये आरक्षण भाई हम तो ये जानते हैं जो रोस्टर जारी हुआ उसमें 100% में हमने अपनी मेरिट बनाई। अब उसमें 6000 पोस्ट खाली जा रही है, तो अब आरक्षण का मुद्दा की लड़ाई गवर्नमेंट हमसे लड़ा रही है मैम। 6000 पोस्ट हम बैकलॉग हैं, बैकवर्ड से आती हैं, तो आप बैकवर्ड का पोस्ट दे दीजिए हमें। और मामा जी बोलते हैं भांजियों की पूजा करके हम काम का शुभारंभ करेंगे, तो ये भांजियां बैठी हैं, ये तप रही हैं मैम, बीमार हो रही हैं, खाना नहीं खा रही हैं, तो ये रिक्वेस्ट कर रही हैं भांजियां और भांजे कि मामा जी प्लीज, आप बोलते हैं पूजा करेंगे, हमें पूजा नहीं करानी है, आप हमें ज्वाइनिंग दीजिए प्लीज। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ओबीसी आरक्षण को लेकर कहा है कि अपने नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर शिक्षक जो पिछले 36 दिनों से भोपाल में क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं, इनके प्रति सरकार का रवैया बेहद शर्मनाक है। कमलनाथ ने सीएम शिवराज से अपील की है कि इनकी मांगों पर तत्काल निर्णय लेकर इन्हें उनका हक प्रदान किया जाए। खरगोन में जिंदगी पूरी तरह से पटरी पर लौट चुकी है। शहर में लगातार 5वें दिन कर्फ्यू में 9 घंटे की छूट दी गई। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक सभी दुकानें खुलने के साथ ही बैंक, पोस्ट ऑफिस, मंडी सभी खुली रहीं। हालांकि प्रशासन ने धार्मिक स्थलों, पेट्रोल पंप को छूट के दायरे से दूर रखा है। प्रशासन जो छूट दे रही है और उस कारण अभी शहर में सब सामान्य स्थिति है और ये छूट और बढ़ा दी जाए ताकि शादी ब्याह का जो सीजन चल रहा है लोग अपनी खरीदारी कर सके। और अभी बस खरगोन में कल भी 9 घंटे की छूट मिलेगी, तो वहीं कर्फ्यू में गुरुवार को भी 9 घंटे की छूट मिलेगी। खरगोन शहर में पूर्व की तरह सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक सभी दुकानें खुलेंगी। आईपीएस अंकित जायसवाल ने ये जानकारी दी है। सभी सेवाओं के साथ ही बैंक, पोस्ट ऑफिस, कृषि, मंडी और बस स्टैंड से बस संचालित होगी। अन्य वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। धार्मिक स्थलों, पेट्रोल पंप और केरोसिन पर छूट नहीं रहेगी। एमपी बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 29 अप्रैल को जारी किया जाएगा और इस बार एमपी बोर्ड ऑफिस में ही रिजल्ट जारी होगा। फिलहाल अभी टॉपर छात्र छात्राओं को सम्मानित नहीं किया जाएगा। शासन स्तर से निर्णय लेने के बाद ही उनके सम्मान का कार्यक्रम तय होगा। हमारी संवाददाता ने इस बारे में और बातचीत की, देखिए। विद्यार्थियों का इंतजार खत्म हो गया है और अब जो रिजल्ट है वो 29 अप्रैल को घोषित होने जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव हैं श्रीकांत बनोट। उनसे जानेंगे कि सर लंबे समय से जो स्टूडेंट है, मतलब कुछ लंबा वक्त हो गया, 1 आध महीने का, उस समय से स्टूडेंट इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब वो इंतजार खत्म हो गया। रिजल्ट 29 अप्रैल को डिक्लेयर होगा।
ये 29 को हम लोग डिक्लेयर करेंगे। जो हमारा बोर्ड परीक्षाएं 10th और 12th का हुआ है, ये पहली बार हम लोग अप्रैल में डिक्लेयर कर रहे हैं। नॉर्मली ये मई के 2nd और 3rd वीक में डिक्लेयर होता है। सर, लेकिन इस बार परीक्षाएं भी फरवरी में आयोजित हुई थी और मार्च तक खत्म हो गई थी। उम्मीद की जा रही थी कि 15 अप्रैल तक शायद जो रिजल्ट है वो घोषित हो जाए। नहीं, नॉर्मली ये इतना ही समय लगता है। जैसे हम लोग मार्च 1st वीक में एग्जाम स्टार्ट होता है, तो मई 2nd वीक में हम लोग डिक्लेयर करते हैं। तो इस बार 15 डेज पहले स्टार्ट हुआ, तो 15 डेज पहले हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं। सर, रिजल्ट इस बार सामान्य तरीके से ही घोषित किया जाएगा। टॉपर स्टूडेंट हैं, उनको क्या यहाँ बुलाए जाने की कोई तैयारियां हैं? नहीं, अभी जैसे हम लोग जो रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे उसमें सारे स्टैटिस्टिक्स आपको अवेलेबल रहेगा। मेरिट लिस्ट भी हम लोग इस बार डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि पिछले बार सभी को प्रमोट किया गया था। तो बच्चों के बुलाने की, उनसे कार्यक्रम करने का भी शासन लेवल से डिसाइड होना है। जैसे वो कार्यक्रम आएगा अलग से, शायद उसमें वो कार्यक्रम रहेगा। अभी 29 को नहीं होगा वो। कक्षा 10वीं कक्षा 12वीं का जो रिजल्ट है 29 अप्रैल को घोषित होगा। बोर्ड ऑफिस से ही रिजल्ट घोषित किया जाएगा और कोविड के केसेस अभी जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उसी के चलते सामान्य तरीके से ही जो रिजल्ट है वो घोषित किया जाएगा। कैमरामैन मनीष सेंगर के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। ग्वालियर में बड़ा हादसा टला है। पानी की लाइन के लिए खोदे गए गड्ढे में स्कूल बस फंस गई। स्कूली बच्चों से ये बस भरी हुई थी। सभी बच्चे सुरक्षित हैं। लोगों की मदद से बस को गड्ढे से निकाला गया है। तो वहीं बहुड़ापुर के आनंद नगर की घटना बताई जा रही है, जहां पर गड्ढे में स्कूली बस जो है फंस गई। पानी की लाइन के लिए गड्ढा खोदा गया था और इसमें बस फंस गई। स्कूली बच्चे इसमें सवार थे, सभी सुरक्षित हैं। ग्वालियर से बड़ी खबर है। हादसे में मृत बच्चों के घर पहुंचे मंत्री। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर मृतक बच्चों के घर पहुंचे। मंत्री ने बच्चों की मौत पर दुख जताया है। मंत्री ने जमीन पर बैठकर दुखी परिवार के प्रति संवेदना जताई। सरकार से आर्थिक सहायता दिलवाने का भरोसा भी दिया है। ट्रैक्टर की टक्कर से रेहान और आलिम की मौत हुई थी। एक्टिवा पर सवार होकर ये दोनों बच्चे जा रहे थे। मंत्री प्रद्युमन सिंह की विधानसभा क्षेत्र में ये हादसा हुआ है। जबलपुर में भूमाफिया के खिलाफ पुलिस और प्रशासन का अभियान लगातार जारी है और इसी क्रम में आज भूमाफिया आक्यब अंसारी के अमखेरा स्थित अवैध मकान को जमींदोज किया गया और करीब 4 करोड़ की सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करा दिया गया। जबलपुर में आईपीएल फीवर के साथ ही सट्टा फीवर भी परवान पर है। यहां बीते 10 दिनों में पुलिस ने लगातार 6 से ज्यादा कार्रवाई की और सटोरियों से लाखों रुपए की सट्टा पट्टी, मोबाइल फोन जब्त किए हैं। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस को एक अहम जानकारी मिली। यहां चल रहे हाईटेक सट्टेबाजी का कनेक्शन दुबई से है। पुलिस ने मामले में इस रैकेट को चलाने वाले 2 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की है। पुलिस का कहना है कि इस हाईटेक आईपीएल सट्टे का कनेक्शन जबलपुर से गोवा और गोवा से दुबई तक है और इस गौरख धंधे का हवाला कनेक्शन भी बताया जा रहा है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कई जांच टीमों का गठन भी किया है। मुरैना जिले में हर्ष फायरिंग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। सिविल लाइन थाने के कुशवाहापुरा का वीडियो वायरल हुआ है, जहां 2 युवक हर्ष फायरिंग के लिए अवैध हथियार लोड कर रहे हैं। ये वीडियो सामने आते ही पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। डिंडौरी के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री ओमकार मरकाम ने पीएम आवास योजना की राशि बढ़ाने की मांग को लेकर 1 दिवसीय भूख हड़ताल की। मरकाम का कहना है कि पीएम आवास योजना के लिए हितग्राहियों को जितनी राशि मिलती है उतनी राशि में मकान बनाना असंभव है। उन्होंने कहा कि 1,30,000 रुपए में 2 कमरों का पक्का मकान कैसे बन सकता है। लगभग 2,80,000 का मटेरियल आता है और मजदूरी मिलाकर के 3 लाख से ऊपर की लागत आती है मकान के निर्माण में। वर्तमान समय में हितग्राही मकान बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, पर लागत इतना बढ़ गया है कि मकान बनाना, आवास बनाना कठिन हो।
मंदसौर पुलिस ने मानव तस्करी के गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एक नाबालिग और एक युवती और उसके 2 बच्चों को बरामद कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं, जिसमें एक नाबालिग है। मामला अप्रैल 2021 का है, जहां एक पीड़ित ने अपनी नाबालिग छोटी बहन को बहला फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। और भोपाल से बड़ी खबर है। डिप्टी सेक्रेटरी फॉरेस्ट आईएएस मोहित बुंदस पर एफआईआर हुई है। आईआरएस पत्नी की शिकायत पर दहेज प्रताड़ना और मारपीट का यह पूरा मामला दर्ज हुआ है। मोहित बुंदस की मां और बहन पर मामला दर्ज हुआ है। कई जिलों के कलेक्टर और भोपाल के एडीएम भी इस पर संज्ञान ले चुके हैं। और इसी के साथ ही यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। स्वागत है ब्रेक के बाद। एमपी में गर्मी प्रचंड है। लगभग सभी जिलों में तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है। राजगढ़ में सबसे ज्यादा 45.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। तो वहीं राजधानी भोपाल में 42.8 डिग्री तक पारा पहुंच चुका है। तो वहीं राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं ने ग्वालियर अंचल को भी तपाया है। अधिकतम तापमान 43.8 डिग्री दर्ज हुआ है। मंडला का कान्हा टाइगर रिजर्व बाघों की दहाड़ से थर्रा उठा है। टाइगर रिजर्व में 2 बाघ आपस में भिड़ गए। दोनों बाघ आमने सामने आ गए और इनमें से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। बाघ पूरी ताकत के साथ एक दूसरे पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। जोरदार दहाड़ से भी अपना दम दिखा रहे हैं। ये दहाड़ सुन सैलानी सहम गए। मौके पर एक और बाघ मौजूद है, लेकिन इसने इस जगह से दूरी बनाए रखी। ये वीडियो कान्हा जोन के नीला नाला फायर लाइन के पास का बताया जा रहा है। सफारी के दौरान सैलानियों ने यह नजारा देखा और अपने कैमरा में कैद किया। और इसी के साथ ही एमपी अब तक में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।